बीजेपी लाल चौक का नाम बदलेगी? कोशिश करेंगे कि कश्मीर की विधानसभा का नाम जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभा। फारूक अब्दुल्ला साहब ने यह भी कहा कि मिलिटेंट को मारो मत। ये उमर अब्दुल्ला को इसको स्पष्ट करना चाहिए। जिस पॉलिटिकल पार्टी से है, जिस तंजीम से है, जिस मानसिकता से है, जिस विचारधारा को लेके वो चलता है, वो देशद्रोहियों के गिरोह का व्यक्ति है। मैं तो साहब कहता हूँ, तो हमने एहसास दिला दिया कश्मीरी हुक्मरानों को कि ये नरेंद्र मोदी का भारत है, ये उनका भारत नहीं है जो सफेद कोट के ऊपर लाल गुलाब लगा के कबूतर छोड़ते थे। जम्मू कश्मीर यूटी की पहली असेंबली में क्या हुआ वो तो आप सबने देखा होगा। नारेबाजी भी हुई, एमएलए को उठा के बाहर भी धकेला गया और फेंका गया, और बाहर लॉन्स में एक अलग असेंबली भी लगी। 370 को लेकर हू हल्ला भी हुआ। अब क्या जो असेंबली में हुआ ये सड़कों पर भी होगा? और जम्मू कश्मीर में आखिर सियासत में होगा क्या? हमारे साथ हैं बीजेपी के बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी से विधायक और वरिष्ठ नेता विक्रम रंधावा साहब, और इनसे जानते हैं, क्योंकि आपने इनको असेंबली के अंदर भी देखा होगा जबरदस्त नारेबाजी करते हुए, कि आखिर इतनी जरूरत क्या पड़ गई कि 3 दिन बीजेपी लगातार असेंबली के अंदर प्रदर्शन करती रही। रंधावा साहब, रेजोल्यूशन को लेकर प्रदर्शन जो हुआ, रेजोल्यूशन तो स्टेटहुड और उसके साथ स्पेशल स्टेटस का था, तो स्पेशल स्टेटस में जरूर थोड़ी है कि 370 हो, 71 भी हो सकता है। देखिए दीपक जी, सरकार की नीयत और नीति में खोट थी। अच्छा, सेशन जब कॉल किया गया तो सेशन का 5 दिन का शेड्यूल सभी लेजिस्लेचर को सर्कुलेट हुआ। बिल्कुल। वो ऑनलाइन भी हुआ, ऑफलाइन भी हुआ, और पूरा 5 दिन का शेड्यूल था कि 4 तारीख को स्पीकर का चुनाव है, ठीक, और उसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद एलजी का एड्रेस। जी, एलजी का एड्रेस का मतलब कि सरकार का मैनिफेस्टो ही वहीं पे आना था एज इट इज। एलजी साहब ने वही बोलना था जो सरकार करना चाहती है, बिल्कुल, कि सरकार के मंसूबे क्या है। जी, खैर वो 4 तारीख का तो पीसफुली पास आउट हो गया। 5 तारीख को शेड्यूल था ऑबिचरीज का। बिल्कुल। 2014 के बाद फिर 18 में सरकार गिरी, और उसके बाद भी जो भी नेशनल और स्टेट लेवल की हमारी डिग्नेटरीज थी जो हमारे बीच में नहीं रहे, चाहे उसमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, लोकसभा के स्पीकर सोमनाथ चटर्जी थे, और अभी आखिर में हमारे साथी हमारे बड़े भाई देवेंद्र सिंह राणा जी थे। एक लंबी सूची थी 57 लोगों की, जो इस दौरान जो अपनी जीवन लीला जिनकी समाप्त हुई, सबको श्रद्धांजलि देनी थी, रूटीन था। 5 तारीख को अब तय ये हुआ था कि 57 लोगों को एक एक करके अगर उनके प्रोफाइल पे बोलना शुरू करेंगे तो लंबा समय लगेगा। बिल्कुल। स्पीकर साहब जो हमारे बने अब्दुल रहीम राथर साहब, उम्रदराज व्यक्ति हैं, मैं उनकी पॉलिटिकल कैरियर को तो सल्यूट करता हूं, पर मुझे लगता है कि एज के हिसाब के साथ साथ वो एक वाइज विजडम के साथ काम नहीं कर रहे थे। उस दिन भी उनसे कुछ चूक हुई जो बहुत बड़ी चूक थी। जब उन्होंने स्टेज से घोषित किया कि 57 लोग हैं, एक एक करके सबका अगर देंगे तो समय बहुत लगेगा, तो हर पार्टी से जो प्रमुख लोग हैं वो एक एक बार करके जिनके बारे में 2-3-4 लोगों के बारे में बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। तो प्रोटोकॉल यही कहता है कि पहले अपोजिशन के मेंबर्स में से कोई व्यक्ति, या फिर जो जिनका लोअर नंबर हो, किसी का 1 मेंबर है, किसी के 2 मेंबर है, किसी के 3 मेंबर है, या कोई इंडिपेंडेंट, उनके नाम चलने चाहिए। उन्होंने पहले ही चीफ मिनिस्टर को बुलवा लिया। अच्छा। अब चीफ मिनिस्टर हाउस के लीडर होते हैं, बिल्कुल। जब उन्होंने बोल लिया फिर उसके बाद बाकियों को बोलने की उचित नहीं बनता था। अब वारी वारी उनके बोलने के बाद मैं हैरान हो गया जब उन्होंने वाहिदपरा का नाम लिया। वाहिदपरा जिस पॉलिटिकल पार्टी से है, जिस तंजीम से है, जिस मानसिकता से है, जिस विचारधारा को लेके वो चलता है, वो देशद्रोहियों के गिरोह का व्यक्ति है। मैं तो साहब कहता हूँ, वो जेल भी काट चुका है, जेल काट के भी वो सुधरा नहीं, मुझे लगता है और बिगड़ा होगा। अच्छा। और वो उन्होंने श्रद्धांजलि क्या देनी थी, वो घर से ही फटका तैयार करके लाया था। स्पीकर साहब, मैंने कागज लाया है, हमें हमारा जो पुराना वजूद था उसका इतना कहने की देर थी तो हमने उसको वहीं पे स्नब कर दिया। ठीक। हमारी पूरी बीजेपी 28 के 28 एमएलए ने कहा सर ये वायलेशन कर रहा है, एंड ही इज नॉट ऑथराइज्ड टू टॉक ऑन दिस टॉपिक। फॉर्चुनेट पार्ट ये देखिए, चीफ मिनिस्टर ने भी उसको स्नब किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये व्यक्ति जो कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, इन्होंने सिर्फ मीडिया में आने के लिए और अखबारों में फोटो खिंचवाने के लिए, दिखावे के लिए, कि पीडीपी ने 370 की बात उठाई है भाई पहले दिन असेंबली में, तो इसको ज्यादा तरजीह नहीं देनी चाहिए।
हमने फिर पूरा शोरगुल किया तो स्पीकर साहब ने माना कि जो कागज इन्होंने टेबल किया वो मेरे तक नहीं पहुंचा है, हम उसको नहीं करेंगे, ना ही वो रिकॉर्डिंग में जाएगा। हमें लगा कि सरकार एक पॉजिटिव नोट के साथ चल रही है। ठीक। अलबत्ता 5 तारीख का दिन भी चला गया, 6, 7 और 8 3 तारीख की थी जी। वो ऑलरेडी शेड्यूल सबको डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था कि इन 3 दिनों में एलजी के एड्रेस पे डिस्कशन होनी है। बिल्कुल कि एलजी साहब जो बोल के गए हैं उस पे अपोजिशन क्या स्टेक रखती है, सरकार का स्टेक पे क्या है, और लोग क्या क्या अपनी बात रखते हैं। और हमारे लीडर ऑफ द हाउस सुनील शर्मा जी ने सबको सीरियल वाइज फिक्स किया था। कुछ सीनियर लोग पहले दिन बोलेंगे, कुछ सेकंड टाइमर्स दूसरे दिन बोलेंगे, कुछ फर्स्ट टाइमर्स तब तक थोड़े समझदार हो जाएंगे, सीख जाएंगे, वो थर्ड डे बोलेंगे। लेकिन बदकिस्मती देखिए जम्मू कश्मीर की कि सरकार की नीयत की खोट जो है उसी दिन उजागर होगी जी। और ये हाउस का एक प्रोसीडिंग्स है कि आपने जो दूसरे दिन टेबल करना है एक दिन पहले सभी मेंबर्स को सर्कुलेट होता है। बिल्कुल। हमें वो कैलेंडर सर्कुलेट नहीं हुआ जो 6 तारीख का होना चाहिए था कि कल एलजी के ड्रेस वो सर्कुलेट नहीं हुआ आपको? अच्छा। और जो सुरेंद्र चौधरी जी के माध्यम से हुआ वो भी नहीं हुआ। अच्छा, आपके पास नहीं ना जी ना। अच्छा। चोरी रात भर ये पता नहीं क्या करती रही सरकार, और पूरी स्ट्रॉन्ग इनपुट्स थे जी कि जहां ये इंडोर मीटिंग हुई है वहां स्पीकर जिसको नहीं मौजूद होना चाहिए था, स्पीकर की मौजूदगी में ये क्या इनपुट्स थे कि कहां मीटिंग हुई, क्या हुआ? जो श्रीनगर में किसी होटल में थे, सीएम और डिप्टी नहीं सीएम नहीं थे वहां पे। अच्छा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ मिनिस्टर और एमएलए थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और स्पीकर थे, और इनकी मौजूदगी में वो तय हुआ कि कल चालाकी देखिए कि जम्मू से जीत के गया हुआ व्यक्ति उसके कंधे पे रख के बंदूक इन्होंने गोली चलाई कि गाली गलौज पड़े तो इसको पड़े, जम्मू दुश्मन किसी को बोले तो इसको समझे। और सुरेंद्र चौधरी जी अब ठीक है उनकी पार्टी से जीत के आए थे, पार्टी ने उनका डिप्टी सीएम बनाया है, वो कोई पार्टी ने एहसान नहीं किया है। जम्मू के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस का लगभग पौधा खत्म हो चुका था, अगर नौशहरा में पौधा लगाया है तो सुरेंद्र चौधरी ने लगाया है, वो कोई एहसान नहीं किया नेशनल कॉन्फ्रेंस। और आपका पौधा काट के लगाया वैसे, और हमारी बीजेपी की स्ट्रॉन्ग सीट को उन्होंने छीन के जो है एनसी को दिया है। खैर सुरेंद्र चौधरी जी ने जैसे ही खड़े हुए तो हमारे लीडर का हाउस सुनील शर्मा जी ने इमीडिएटली स्पीकर को कह दिया कि सर ये तो हाउस की प्रोसीडिंग आज है ही नहीं, ये आपको क्या चीज ला रहे हो। उन्होंने कहा बैठिए हम बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम क्यों बैठे, हम यहाँ बैठने के लिए थोड़ी आए, बिल्कुल हम अपनी बात रखने के लिए आए। और जब हमने पहली लाइन पढ़ी स्पेशल स्टेटस की तो वही से हम समझ गए कि ये लोग बेईमान हैं, इनकी बेईमानी हम नहीं चलने देंगे। और वो मूवमेंट था अगले समझ लीजिए आप 72 घंटे जो घटनाक्रम हुआ वो देश के मीडिया ने देखा, अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने देखा कि कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज में होड़ लगी है कि 370 पे कौन पहले रेस जीते, कौन कश्मीरियों को बताए कि 370 की बात हमने रखी। और भैया तुम सिर्फ बात ही रख सकते हो, वो तो गड़ा हुआ तुम्हारे में कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी कह चुके कि मुर्दा गड़ चुका है, उस गड्ढे को खोदो मत, उसमें से कुछ नहीं निकला। अच्छा, उसका कंकाल भी नहीं। बड़ी बात विक्रम जी ये है कि जो उन्होंने पढ़ा रेजोल्यूशन, आपने पहले ये बताया कि धोखे से लाया, चलो ये तो एक धोखा आपने कहा, उसमें आपको क्या लगता है कि सारा जो धोखा किया वो स्पीकर साहब ने किया? देखिए जो ड्राफ्टिंग थी और जो जिस तरीके से स्पीकर ने उसको इमीडिएटली रखने के लिए कहा और शोरगुल में कह दिया पास। अच्छा, शोरगुल में कह दिया जो उसके फेवर में यस करो, जो उसके फेवर में नहीं वो नो करो, और हमने तो नो करना ही था बिल्कुल। और यस करने वाले क्योंकि नंबर गेम बात है, नंबर उनके पास ज्यादा था 61 और सभी। अच्छा एक और चीज हुई, जितने इंडिपेंडेंट थे जितनी पार्टियां सब उनके साथ हो, वो तो जाने थे, वो तो जाने थे, उनसे नफरत नेचुरल उनकी, वो समझ लो अब रोजी रोटी का वो साधन था कि नहीं करेंगे तो कश्मीर की अखबारें छापेंगी भाई ये शांत रहा या ये बोला नहीं या ये बीजेपी के साथ मिला हुआ है। एनीवेज हमारे 28 एमएलए ने पूरे जोर शोर के साथ उसका विरोध किया, जहां तक हम जा सकते थे हम वेल में भी गए, हम स्पीकर के चैम्बर तक पहुंचे, फिर उनके पास एक मार्शल पावर थी उसका वो इस्तेमाल कर सकते थे, वो उन्होंने किया। अच्छा, जो एक और चीज देखी हमने, आपको भी देखा, आपने भी अंदर खूब नारेबाजी जबरदस्त तरीके से की, जय श्री राम के भी नारे लगाए, भारत माता की जय, बिल्कुल, मगर ये नारों की जरूरत क्या थी? बिल्कुल जरूरत थी इनको एहसास कराने की। अच्छा, ये प्रभु श्री राम की धरती है, हमने उनको एहसास कराया, यहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर में है। ये पहली बार हुआ है कि कश्मीर की विधानसभा में कश्मीर के अंदर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नारा लगाओ, ये पहली बार हुआ है। और इनकी तो अपनी हालत खराब होगी भाई, हमारी धरती में हमारे सामने अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नारे लग रहे हैं तो समीकरण बदल चुका है। और उनको हमने एहसास दिला दिया कश्मीरी हुक्मरानों को कि ये नरेंद्र मोदी का भारत है, ये उनका भारत नहीं है जो सफेद कोट के ऊपर लाल गुलाब लगा के कबूतर छोड़ते थे, अब वो खत्म हो चुकी दुनिया।
मगर बावजूद इसके आपको जबरदस्त तरीके से मार्शल आउट किया गया, धक्का मुक्की जबरदस्त, वो मुझे लगता है कि बहुत जोर जबरदस्ती से निकाला गया। डेमोक्रेसी के कातिल यही किसी कर को तो सकते हैं। उठा के बाहर फेंका गया। कल हमारी बारी भी आएगी, फिर उनको हम एहसास दिलाएंगे कि जम्मू के खिलाफ अगर कोई बात उठाई या भारत विरोधी को बात की तो मार्शल उठा के तभी के अंदर नदी में भी फेंकेंगे। अच्छा, एक चीज थी, रेजोल्यूशन पे आते हैं थोड़ा सा। रेजोल्यूशन में था कि स्पेशल स्टेटस, जम्मू के भी बहुत सारे लोग, या आप बताइए क्या स्पेशल स्टेटस चाहिए हमें हमारी स्टेट को? आज नहीं, क्योंकि अभी तो बिहार भी मांग रहा है, तेलंगाना भी मांग रहा है, हिमाचल के पास भी तो स्पेशल स्टेटस है। वो तरीका होता है ना मांगने का। हाँ। अगर अपोजिशन इतनी स्ट्रांग बैठी है, आज एक बुलाओ ना, ऑल पार्टी मीट बुलाओ। ऑल पार्टी मीट के अंदर एक बात रखी है जी, अगर बाकी स्टेटें जो है वो स्पेशल स्टेटस मांगनी है, अरे स्पेशल स्टेटस की डेफिनेशन क्या है, बिल्कुल, उसमें क्या क्या चाहते हो? एक बच्चा कहता है जी मुझे कपड़े लेके दो, भैया कपड़ों में तो बड़ा कुछ आता है, नाइट सूट भी आता है, पैंट कोट भी आता है, कपड़ों में क्या चाहिए आपको वो बताइए ना। इनकी नीयत में खोट थी। अब ये 370 को डायरेक्ट बोलने की हिम्मत रख नहीं सकते थे, जो पीडीपी और पीसीपी इनको कर रही थी कि वो लाओ, तो इन्होंने उसको स्पेशल स्टेटस। अब जम्मू कश्मीर के लोगों की मेन धारणा जब हम स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं वो 370-35 के बाद ही उजागर हुई कि 370-35 के तहत हमारा स्पेशल स्टेटस था जो इन्होंने खत्म किया है, वो तो खत्म होना ही था। अब नियत में अगर इनकी खोट नहीं होती तो ये हाउस की प्रोसीडिंग्स के दौरान ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते, उसमें बात रखते हैं कि हम केंद्र से जम्मू कश्मीर को 371 के पैटर्न पे सोचने के लिए कहना चाहते हैं कि हिमाचल के पैटर्न के ऊपर, नॉर्थ ईस्ट के पैटर्न के ऊपर। वैसे आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड की तो जरूरत है, वो तो बीजेपी में मानती है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। स्टेटहुड के साथ आपको लगता है कुछ स्पेशल स्टेटस चाहिए जम्मू कश्मीर को? देखिए ऑलरेडी जम्मू कश्मीर जो है ना, नौकरियां बचे बच्चों की, जमीनों हमारी बचे, मैं कहता हूँ बिल्कुल बचनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के बच्चों का हर चीज पे पहला हक है। जब हम कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत जी, मेरा जम्मू का बच्चा, मेरा कश्मीर का बच्चा गोवा में जाके होटल खरीदता है, वहां प्रॉपर्टी बनाता है, वहां बिजनेस एक्सपेंड करता है। क्या गोवा के बंदे ने कहा तू जम्मू का व्यक्ति यहाँ प्रॉपर्टी क्यों खरीद रहा है? मेरा जम्मू का नौजवान, कश्मीर का नौजवान बेंगलोर की सड़कों पे जाके बड़े बड़े मॉल के अंदर दुकान खरीदता है, वहां कश्मीर का शाल 250 रुपए वाला 3000 में बेचता है। क्या कभी किसी बेंगलोर के, कन्नड़ के, कर्नाटका के व्यक्ति ने कहा कि तू यहाँ पे किस वजह से खरीद रहा है? मगर विक्रम जी, जो एक जिस मकसद से ये किया गया था कि बाहर के लोग आए कश्मीर में बिजनेस करें, वो तो हो नहीं रहा। बिजनेसमैन जम्मू से आगे बढ़ नहीं रहा, कश्मीर में तो जा नहीं रहा। समय लगेगा, वहां पर कुछ हो रहा, समय लगेगा। कश्मीर में 30 साल की आग लगी थी दीपक जी, हर व्यक्ति डरता था, और फिर इन्होंने टाइम एंड अगेन टारगेट किलिंग्स करनी शुरू कर दी, क्योंकि अभी तक वो नासूर खत्म थोड़ी हुआ है, उसको समय लगेगा। और ये जब तक होम टू होम सर्च नहीं होंगे, जब तक लोकल शेल्टर खत्म नहीं होगा, तब तक मिलिटेंसी खत्म नहीं हो सकती है। आम कश्मीरी को एहसास हो गया है कि हमारा जीना मरना हिंदुस्तान के साथ ही है, अगर जिंदगी ढंग की जीनी है तो। पाकिस्तान में इनका हाल क्या है, 10 किलो के आटे के पीछे बंदे का कत्ल कर लेते हैं, तो इससे ज्यादा और क्या लेना। मगर स्पेशल स्टेटस पे कश्मीर पूरा एकजुट हुआ है, इसको तो आप मानते हैं? क्या पीडीपी, एआईपी, आम आदमी पार्टी, इंडिपेंडेंट सब एक ही मुद्दे पे हैं, सिर्फ बीजेपी ही उसके खिलाफ है? ये पॉलिटिकल फेज की आप बात कर सकते हैं, लेकिन कश्मीर के आम नागरिक के बाद में जाओगे, वो कहता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद हमारा दोबारा जन्म हुआ है। अच्छा, एक और चीज है, जैसे जम्मू में बीजेपी के 28 एमएलए पूरी तरह से विरोध करके आए हो आप लोग इस इश्यूज का। दो खास तौर पे मैं दो मंत्रियों की बात करूंगा, एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी जी, और दूसरे सतीश शर्मा। ये तो दोनों जम्मू से थे, यहाँ से वोट लिया, ये भी वही बात कर रहे हैं जो कश्मीर वाले कर रहे हैं। देखिए मुझे लगता है कि सुरेंद्र चौधरी का तो हम मान सकते हैं, क्योंकि वो उस विचारधारा को ओन किया है, उस विचारधारा को ज्वाइन किया है, उसके बलूते वो चुनाव जीत के आए। सतीश शर्मा जी ने पता नहीं क्यों ये कदम उठाया है, मैं नहीं मान सकता हूँ कि मंत्रालय को इतना इंपॉर्टेंट होता है जी। वो कह सकते थे कि भैया मैं पार्ट ऑफ गवर्नमेंट हूँ, आपने मंत्री मुझे बनाना कि नहीं बनाना आपकी मर्जी है, मैं इसका विरोध करता हूँ। हाँ। अरे बाहर आए थे, आपको लोगों ने हाथों हाथ उठा लेना था। अच्छा, वो तो कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर भी होके आए हैं जम्मू में। अब फिर वो छंब वाले पूछेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी से आती थी जहां कभी जनसंघ का बड़ा जबरदस्त आधार होता था, तो आज वो जीतने के बाद एकदम से कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि मेरी राजनीतिक भूलें होती हैं। सतीश जी एज ए पर्सन बहुत अच्छे हैं, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, और अपने मंत्रालय का काम भी ठीक से कर रहे हैं। अब पता नहीं क्या उन्होंने कुछ झाड़ फूक उनके साथ कर दिया है, या कोई सिंघा दिया है तो उनको मूल मंत्र कश्मीरी हुक्मरानों ने। अच्छा, क्या वो उनका राग अलाप रहे हैं? नहीं अलापना चाहिए, क्योंकि उनको अगेंस्ट कश्मीरी पॉलिटिकल अरेना वोट मिला है।
हम ये भी कह सकते हैं कि अगेंस्ट बीजेपी अगेंस्ट कांग्रेस वोट मिला उनको, उन्होंने मिला जुला वोट लिया, कुछ बीजेपी से नाराज वोट हुआ होगा उसको लगा होगा सही सच्चा है, कुछ कांग्रेस का नाराज वोट जो कांग्रेस की सोच के खिलाफ था कि मैंडेट इनको मिलना चाहिए था, उन्होंने वोट दिया था, उनके ध्यान रखना चाहिए था कोई भी फैसला लेने से पहले। अब ये जो मुद्दा अंदर गरमाया है असेंबली के स्पेशल स्टेटस का, इसको लगता है आपको अब सड़कों पे भी रहेगा ये मुद्दा, आने वाली सर्दियों में ये मुद्दा गरमाएगा? मुझे लगता है रहना चाहिए। अगर सरकार की नीयत में खोट बरकरार रही तो सरकार के लिए जम्मू में सर्वाइव करना इतना आसान नहीं होगा, और मुझे लगता है एलजी साहब को इसको सीरियसली लेना चाहिए। 2018 जनवरी के बाद पहली बार असेंबली शुरू हुई थी, चाहे 5 ही दिन की थी। लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि डेली वेजर के मुद्दे पे बात होगी, स्मार्ट मीटर से लोग जम्मू में परेशान है कि जम्मू के हमारे 28 एमएलए कुछ वो बात करेंगे। 3 दिन आप लोग प्रदर्शन करते रहे जनता के मुद्दे, फिर हम तो तैयारी करके गए थे, हमारे बीच में हमारे एलओपी सुनील शर्मा जी के माध्यम से सबको विभाग बांटे गए थे जी। सबको कहा गया था कि इन इश्यूज के ऊपर आपने स्ट्रेस करना और आपकी पूरी टीम सपोर्ट करेगी। जैसे एक एमएलए अगर रिहेबिलिटेशन की बात करता तो बाकी सभी ने उनको सपोर्ट करना था, अगर ट्रेजरी बेंचेस उसको नहीं बोलने देते। तो ये पूरी हम तैयारी में थे, हमने अगर एसजी एड्रेस के अंदर जो पॉजिटिव बातें थी उसको ऑन भी करना था, जो कमियां थी जो इन्होंने कहा 12 सिलेंडर देंगे 200 यूनिट देंगे, वो कई बातें ऐसी थी जो उसमें थी नहीं, वो हमने रखनी थी। बिल्कुल, जम्मू का टूरिज्म है, जम्मू का व्यापार है, सब रह गई तो जनता तो आपकी तरफ देख रही है। जनता के लिए हम सड़कों पे उतरेंगे ना, वो तो करेंगे बिल्कुल। जनता की हकों की लड़ाई के लिए सरकार के लिए खाली असेंबली एक प्लेटफॉर्म नहीं होता है जी। सरकार के अलग अलग विभाग होते हैं। सरकार अब यहाँ सेक्रेटरी चला है, जहाँ चीफ मिनिस्टर बैठेगा वहां चीफ मिनिस्टर के सामने भी पब्लिक को लेके जाएंगे, पब्लिक के बीच में चीफ मिनिस्टर को लेके जाएंगे, ताकि इनको पता लगे कि लोगों के मन में क्या चल रही है। 29 की 29 सीटें आपको जम्मू रीजन से मिली, राणा साहब रहे नहीं, अब 28 विधायक आप हो। जो जम्मू से आपने वादे किए जम्मू के लोगों से, उनको लेकर किस तरह आगे काम करना है? देखिए, वो तो सरकार जब रहती है, हमारा भी एक मैनिफेस्टो था, अगर हम सरकार में रहते तो अब नहीं आया, अपोजिशन में था, अपोजिशन तो आप हो बिल्कुल, और सरकार से हम अपने मैनिफेस्टो के पॉइंट भी मनवाएंगे, पूरी प्लानिंग के साथ काम करेंगे, क्योंकि हमारे पॉइंट ऑफ मैनिफेस्टो जितने भी हैं वो सारे प्रो पीपल है, वो कोई भी इंडिविजुअल नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष किसी जाति विशेष को फायदा देने वाले नहीं है। जितना जम्मू वालों को उसका फायदा है उतना कश्मीर वालों के। अगर स्मार्ट मीटर के लिए जम्मू वाला आता है तो कश्मीर वाला भी है, एक्स्ट्रा बिलिंग के लिए जम्मू वाला दुखी है तो कश्मीर वाला भी है, तो सारा लगेगा। हाँ, टूरिज्म को लेके, यूथ को लेकर, युवा हमारा जो है वो कह रहा है कि मैं ओवर एज हो रहा हूँ। हालांकि अभी जो पिछले दिनों तैयारी की थी एलजी साहब ने, अभी ठीक है गवर्नमेंट के आते उसकी डिक्लेरेशन हुई है कि पीएससी में जो लोग जाएंगे उनको 3-3 साल की रिलैक्सेशन मिली है, एक वेलकम स्टेप है वो, और ऐसे ही आपने सभी इश्यूज को उठाना था। अब जैसे जैसे सरकार की कारगुजारी आगे चलती जाती है, विकास के कामों को लेकर ऑलरेडी हम लोगों में। हालांकि आपका तो कहना है कि आपको उम्मीद नहीं थी कि ऐसा रेजोल्यूशन आएगा, 370 की बात होगी, और वहां ऐसा हो गया, तो इसलिए आपको मजबूरी के कारण प्रोटेस्ट करना पड़ा, और वहां पर जो हुआ वो सबने देखा। मगर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों में आपके बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने भी 370 का जिक्र किया, तो कहीं बीजेपी को वहां फायदा भी हो गया इसी मुद्दे का? देखो, जब आप राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हो तो आपको इशू कहीं ना कहीं बारी क्लिक करता है जी। 370 को लेके भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संघर्ष किया है, ये हमारा कोर इशू रहा है, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कुर्बानी से रहा है। और इस बार तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का हमने दृश्य ही पूरा विधानसभा में लाया है। हमने तो यहाँ तक डिमांड करने का मन बना लिया था कि कश्मीर की विधानसभा का नाम जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार रखा जाए। आने वाले दिनों में देखिए जहाँ मौका मिलेगा इस डिमांड को ये भी प्रयास करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हमने लाल चौक का भी इनको कहा है कि नाम बदलिए, लाल चौक का नाम किसी देश के शहीद के नाम पे रखिए। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में तो बीजेपी लाल चौक का नाम बदलेगी, कोशिश करेंगे जी, बिल्कुल बढ़ेंगे। लाल पीला हरा नीला चौक थोड़ी होता है, चौक शहीदों के नाम पे होते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि ये बड़े पॉइंट ऐसे हैं जो कश्मीर के अंदर एक राष्ट्रवाद की वातावरण को बनाने का जो है, आज कश्मीर पूरा तिरंगा में हो चुका है। बिल्कुल, आज कश्मीर का नौजवान रात को 10-11 बजे तक अपनी बेगम को लेकर, अपने परिवार को लेकर डल पे सैर कर रहा होता है, जो 6 बजे घर से बाहर नहीं आता था कभी। आज कश्मीर के नौजवान के एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान है, जिसके हाथ में ये 3-3 किलो का पत्थर देते थे। 370 वापस आएगी कभी? जैसे ये कह रहे हैं कि कभी नया वापस सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। कहाँ जाएंगे जी, अब ये इनको भी पता है कि मुर्दे दफन हो चुके वापस नहीं आते हैं, मगर कब्र खोदने की कोशिश कर रहे हैं। खोदेंगे तो कुछ नहीं निकलेगा, कंकाल निकलेंगे, कीड़े निकलेंगे। वो खत्म हो चुका है, और वो भारत का जो हमारा संविधानिक मंदिर है, लोकसभा, दोनों हाउसेस ने ध्वनि मरीज से पास किया है, और इनके एमपी उसमें मौजूद थे,
उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। अब बार बार थोड़ी सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है जी। स्टेटहुड कब वापस आएगी? देखिए, अब केंद्र सरकार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात सब पूरी तरह से साजगार हो जाएंगे। आज 1 महीना से ऊपर हो गया सरकार बने हुए। हाँ। 1 महीने में कितनी वारदातें हुई हैं। अच्छा, ये वारदातों पे भी आपने जिक्र किया, अच्छी बात है। मैं इस पे ही पूछने वाला था कि आतंकवाद एकदम से बढ़ा है सरकार के शपथ ग्रहण के बाद, क्या कारण है? अब मुझे लगता है कि सरकार को इसको इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। मगर सरकार वाले बोलते हैं कि होम तो एलजी साहब के पास वो है, और कहने LG को साहब इल्जाम, केंद्र वो तो सरकार पहले में। भी था वो हमारे पास। जी, पहले क्यों छुटपुट यही घटनाएं होती थी, ज्यादा नहीं हो पाती थी। जी। अब वो कैसे अंकुश लगा उसके ऊपर? कहाँ गया आपके पत्थरबाज? अब तो मुझे लगता है पत्थरबाजों को भी दोबारा शेल्टर करने के मूड में हो। ये लेकिन कहीं ना फारूक कहीं, अब्दुल्ला साहब तो कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन कराओ कि अटैक क्यों हो रहे हैं। हाँ, फारूक साहब ने ये भी कहा कि मिलिटेंट को मारो मत। ये उमर अब्दुल्ला को इसको स्पष्ट करना चाहिए कि उनके पिता क्या चाहते हैं, कि मिलिटेंटों को मारना नहीं है। तो मिलिटेंटों ने जिनको मारा वो उनके रिश्तेदार थे क्या? उनको कौन रोकेगा? फारूक अब्दुल्ला को चाहिए था कि वो मिलिटेंट को कहते, आओ हवाई फायर करो, किसी को मारो मत, दहशत करने के लिए हवाई फायर कर दो और छुप जाओ, तो फिर हम आपको बचाने का प्रयास भी करेंगे। अब मिलिटेंट किसी की जान ले ले तो हमारे सुरक्षा एजेंसी वाले इंतजार करेंगे उसके पकड़े जाने का। अब पकड़ने वाला काम खत्म हो गया। इनके टाइम पे घुटने से नीचे गोली होती थी, आएगा सीधा ठोक देते हैं कि दोबारा वो अगले सांस ही न ले। तो इसका मतलब है अभी भी आपका ये लगता है कि पूरा जो कमांड है वैसे एलजी साहब के पास ही है स्टेट की, देखो, एलजी या उमर साहब, अब्दुल्ला साहब के पास है कोई पावर? उमर अब्दुल्ला साहब को खुद इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि अभी जब नए नए मुख्यमंत्री बने थे तो एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की थी, जिसमें ये भावुकों के कह रहे थे कि कमजोर सा महसूस कर रहे हैं, जी। अपने ही घर में मांग मांग के खाने की नौबत आ गई है। तो ये वो है तो संकेत वैसे है। ऐसा ही है, तो नहीं बनते क्योंकि चीफ यूटी। मिनिस्टर, सरकार नहीं बनाते। पहले इन्होंने कहा था कि मैं यूटी का चीफ मिनिस्टर नहीं बनूंगा, हम्म। उससे पहले इन्होंने कहा मैं यूटी के चुनाव नहीं लड़ूंगा। पहले 1 सीट पे लड़ने आए, मैं 2 पे लड़ने आ गए। जब सीटें आ गई तो सीएम की कुर्सी भी देखने लग पड़े। वो मुझे लगता है वो हरा खाब दिख रहा है इनको, पर ये सोच रहे हैं कि हम अपनी मोनोपोली चला लेंगे। मैंने कहा ना, ये नरेंद्र मोदी का भारत है। ये भूल जाए उन दिनों को जहां पे ये ऐशप्रस्ती करते रहे। अब ऐशप्रस्ती नहीं होती, अब अकाउंटेबिलिटी होगी, उमर अब अब्दुल्ला हिसाब साहब किताब दोबारा होगा। दोबारा दिल्ली गए हुए हैं, मुझे लगता है स्टेटहुड को लेकर वापस प्रेस करेंगे पीएम साहब से, होम मिनिस्टर साहब से। लगता है कि अब कोशिश ये ज्यादा कर रहे हैं। वो लेंगे दिल्ली वाले हिसाब, जिन्होंने सरकार चलानी है वो पूछेंगे। कितनी चलेगी विक्रम जी सरकार? ये इनकी नीयत के ऊपर है। हम तो क्या हम लगता तो है आपको? हम तो 5 साल के लिए चुन के आए हैं। अच्छा, हम तो 5 साल विधायक का रोल निभाएंगे अपना पूरा। जो भी पार्टी ने हमें जिम्मेवारी दी हमने वो निभानी लगता है है। पूरा कार्यकाल करेगी उमर सरकार? मुझे इनकी नीयत पे तो खोट है, इनकी नीयत पे खोट है। अगर इनकी नीयत ठीक होती तो ये केंद्र सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार, क्योंकि हमारी स्टेट या कह लो यूटी पूरी तरह से केंद्र पे हमेशा निर्भर रहती है, सबको पता है। हम एम्प्लॉयज की सैलरी भी नहीं अपने यहाँ से जनरेट कर सकते। बिल्कुल। हमारे पास लोकल में है कुछ नहीं। 4 पेटियां सेब क्या बेचना है, पूरे देश को ब्लैकमेल करना, वो थोड़ी होता कुछ तरीके से। अब कर लिया तुमने 370 के नाम पे जितना ब्लैकमेल, अब वो टैक्टिक्स खत्म है। अब 100 रुपए आएगा तो 100 का हिसाब देना पड़ेगा, फिर अगला 100 आएगा, ऐसे नहीं आएगा। अब इनको पता लग गया है। अब इन्होंने सिर्फ कश्मीरी पॉलिटिकल सेटअप को एक यकीन दिलाने के लिए कि हम 370 की लड़ाई लड़ेंगे, जी। तो वो एक शगुफा फेंका है। वो कितना सर्वाइव करता है तो 1-2 दिन में पता लग जाएगा आपको। पर अदरवाइज मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को इनकी नीयत और नीति में खोट है, इस बात का यकीन हो गया है। अगर सरकार बीच में जो है पूरा कार्यकाल नहीं कर पाती तो बीजेपी कोशिश करेगी अपनी सरकार बनाने की इधर उधर, और नॉमिनेटेड एमएलए भी तो 5 आने हैं आपके। देखिए, हमारे पास नंबर नहीं है, हम 28 के 29 भी हो जाएंगे, इसमें जी। कोई ताकत नहीं है। हम 29 हो जाएंगे, उसका 5 अगर नॉमिनेट भी मतलब आएंगे। ये 5 साल आपकी ऑपोजिशन ही है, ये आप मानते वो दिख रहा है, जो लोगों ने वर्डिक्ट दिया है वो यही है। अब इनको कहीं लगे कि वर्डिक्ट जम्मू और कश्मीर का है तो हमें बीजेपी के साथ मिलकर एक मजबूत सरकार बनानी चाहिए। तो वो मुझे लगता है इनकी अगर 6 सेंसेस काम कर जाए तो सर्वाइव कर जाएंगे। आने वाले समय में एक आखिरी सवाल है, इस नंबर से ऊपर नंबर जाएगा, कश्मीर कभी वोट देगा बीजेपी को? देखो, मुझे लगता है कि वोटर्स को एहसास होना चाहिए जी। और हमने इन 5 दिनों में जो कश्मीर के कुछ लोगों के साथ जहां हमारा बिजनेस सेटअप में बैठना हुआ, जी। उन्होंने महसूस कराया कि हमसे भूल हो गई है। हम कहीं 5-7 सीटें बीजेपी को दे देते तो एक मजबूत सरकार बननी थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतना मैंडेट देने की जरूरत नहीं थी जितना हमने दे दिया है। अब वो क्योंकि फतवे जारी हुए थे, वो बाबा उलेमा सब चलता है रातों रात। मगर जिनको आपकी बी टीम कहा जाता था वो तो सब हार गए। वो उनके खिलाफ फतवे चले ही नहीं, चले नहीं। वो चक्कर है उनको हमारा अब खाम खाम है। बी टीम कोई नहीं है। उनको हमारी बीसी कभी हुई नहीं। बीजेपी शुरू से वो तो उन बेचारों पे खाम खाम में लेवल लग गया।
हालांकि मुझे लगता है कि नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस से तो नहीं हार गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा हाँ। उनकी सामाजिक एस्टेब्लिशमेंट थी, चाहे वो पीपल कॉन्फ्रेंस हो चाहे वो अपनी पार्टी हो। जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा उनका लोगों पे विश्वास होना चाहिए था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो जब से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से ये लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए हैं हमेशा ठगा है। हर कश्मीरी ने माना है कि इन 4 परिवारों के अलावा बताओ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किसको एस्टेब्लिश किया है। आम कश्मीरी अगर खड़ा हुआ है तो अपने बलबूते पे हुआ है। बीजेपी जम्मू के मुद्दों को लेकर, जम्मू की ग्राउंड की चीजों को लेकर खड़ी रहेगी पूरी तरह से 101%। हम एमएलए 28 है, हम 50 एमएलए का काम करेंगे। हम कहीं पर भी लॉकडाउन नहीं होने देंगे। जो सीट हमने हारी है वहां से हमारा हारा हुआ व्यक्ति भी पूरे विधायक का रोल निभाएगा। बहुत धन्यवाद विक्रम जी, जब भी आपके साथ इंटरव्यू करते हैं बहुत मजा आता है। तो ये थे विक्रम रंधावा, बाहू से बीजेपी के विधायक, हमेशा से बेबाक इंटरव्यू रहता है और खास तौर पे इनका ये कहना था कि कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है वहां की जनता को समझ आ रहा है और सरकार कार्यकाल तो पूरा करेगी मगर नियत सही नहीं लग रही है। इससे लग रहा है कि शायद बीच में लड़खड़ा ना जाए। तो अब देखना है कि आने वाला समय में क्या होगा। बहुत धन्यवाद।